हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर व्हील की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो कल हम कहाँ पर ख़त्म कर चुके थे? कल हम ख़त्म कर चुके थे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के एडिशन तक पहुँच चुके थे। एडिशन से हमने सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया था। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। उसमें तो हम एलिमेंट्स को सीधा जोड़ देते थे, लेकिन इसमें हम सीधा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा चेंजेस है जो आपको समझना है। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, अब हमको क्या सीखना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स हमको दिए होंगे, उनकी गुणा करनी है। इसे सीखने से पहले हम बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 5 पेन खरीदी, ठीक है, और 2 बुक्स आपने आप एक शॉप पर गए और आपने वहाँ से 5 पेन और 2 बुक्स खरीदी, ठीक है। फिर आपने पूछा कि भैया प्राइस कितना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो एक पेन है वो आपकी 5 रुपये की है, और जो आपकी एक बुक है, सेम ही बुक हैं, और जो आपकी एक बुक है वो 50 रुपीज़ की है, ठीक है। तब आपने प्राइस कैसे कैलकुलेट किया होगा? आपने कैसे प्राइस कैलकुलेट किया होगा? एक पेन 5 रुपये की है और एक बुक 50 रुपये की। आपने कितनी पेन खरीदी हैं? 5 पेन खरीदी हैं, यानी कि 5 पेन खरीदी हैं तो कितने की हो गई? 25 की हो गई। 5 × 5 प्लस आपने 2 बुक्स खरीदी हैं, यानी कि 2 बुक्स खरीदी हैं और एक बुक कितने की? 50 रुपये की है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 50 × 2। टोटल आप ऐसे निकाल लेंगे, और जब आप ऐसे टोटल निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 100 + 25 = 125, ठीक है। ये हो गया आपके टोटल रुपीज़। टोटल रुपीज़ उतने जितने कि आपको उस शॉपकीपर को क्या करने हैं? पे करने हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी प्राइस, ठीक है। ऐसे ही आपके फ्रेंड्स ने भी खरीदी। फ्रेंड ने क्या करा? उसने 2 पेन ली और 3 बुक्स ली, ठीक है। उनका भी सेम प्राइस था। आपके फ्रेंड ने क्या करा? ये तो हो गई आपकी, ठीक है, और ये हो गया आपका फ्रेंड, मतलब दुश्मन। काट दूंगी इस लाइन में। 2 पेन्स खरीदी और 3 बुक खरीदी। तो एक पेन 5 रुपये की थी तो 10 रुपये की पेन हो गई, प्लस 3 बुक्स खरीदी। 3 बुक्स खरीदी, एक 50 रुपीज़ की थी और 3 कितने की आ जाएंगी? 150 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 150 + 10 = 160। और आपका जो फ्रेंड है उसे कितने रुपए पे करने हैं? 160 रुपीज़ पे करने हैं। अब इन्हीं दोनों कंडीशंस को, आपकी और आपके फ्रेंड की जो कंडीशंस है, जब इन दोनों को हम एक अरेंजमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लेगा। कैसे ले लेगा वो आपको देखना है कि 5 पेन और 2 बुक्स आपने खरीदी, और सेम एज डैट उन्होंने क्या करा? 2 पेन और 3 बुक्स खरीदी। 2 पेन 3 बुक्स खरीदी। दूसरा प्राइस कितना था? प्राइस था 5 रुपये और 50 रुपये। 5 रुपये और 50 रुपये। अब इन दोनों के लिए जो हमने मैट्रिक्स दूसरा, यहाँ तीसरा जो मैट्रिक्स है जो कि हम यहाँ से फॉर्म करने वाले हैं, वो देखिए कैसे फॉर्म होगा। वो इस प्रकार से फॉर्म होगा कि 5 × 5 प्लस 50 × 2 50 × 2। सेम एज बात यहाँ पे लिख देते हैं, 5 × 5 50 + 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले तो 5 की 5 में मल्टीप्लाई हुई है, 5 की 5 मल्टीप्लाई, फिर 2 की 50 में मल्टीप्लाई हुई है, 2 की 50 में मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 2 की 5 में हुई है और फिर 3 की 50 में मल्टीप्लाई हुई है। यानी कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? पहले जो रो है 5 और 2 जो रो के एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई हो रही है कॉलम के एलिमेंट से। किससे मल्टीप्लाई? पहले एक रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हो रही है एक कॉलम के एलिमेंट से, ठीक है। वो भी फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई हो रही है उसी कॉलम से, करेक्ट है। जब 2 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जब 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे और 2 कॉलम होंगे तो क्या प्रोसेस होगी? ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम उसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। मान लीजिए कि ये कोई बी मैट्रिक्स है
और मान लीजिए ये कोई ए मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने अभी क्या बताया था कि रो की कॉलम में करनी है, यानी कि पहले फर्स्ट रो को लेके चलना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है पहले हमें, ठीक है। जैसे कि अभी हमने किया था जब एक कॉलम था, अगर आप इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो एक कॉलम रह जाता है, यानी कि सेम वही वाला पैटर्न फॉलो करना है, यानी कि 2 की 1 में करनी है प्लस 6 की 3 में करनी है, करेक्ट है। अब एक कॉलम में तो कर दी, लेकिन अभी एक कॉलम और बचा हुआ है मैट्रिक्स पूरा होने में, मैट्रिक्स यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, मैट्रिक्स में एक कॉलम और बचा हुआ, तो क्या करना है, इसकी फिर से दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, सेम रो की अब की बार दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। तो जब दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, यहाँ पे ये तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट हमारा। अब आएगा सेकंड एलिमेंट, यानी कि 2 × 2 प्लस 6 × 4, 6 × 4, ये हो गया हमारा सेकंड एलिमेंट। अब जो हमारी फर्स्ट रो थी उसका काम ख़त्म हो गया, उसकी मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ हो गई। पहले हमने इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर ली, फिर सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करी। अब बची हमारी सेकंड रो, सेकंड रो को भी सेम करना है। सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में करनी है, फर्स्ट की फर्स्ट में करनी है, सेकंड की सेकंड में करनी है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट में। तो 4 × 1 प्लस 8 × 3, अब फर्स्ट कॉलम में होगी तो क्या करनी है, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड कॉलम में भी सेम डेट करनी है। ये एक एलिमेंट हो गया, यहाँ पे एक एलिमेंट बनेगा 4 × 4, 4 × 4 प्लस 8 × 4 प्लस 8 × 4, ठीक है। ये क्या हो गए, हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब हमें मिल गए, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनको कैलकुलेट करके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, जो कि क्या हो जाएंगे, 2 + 18, 4 + 24 एंड 4 + 24, 16 + 24। जब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हुआ, पहले हमने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करी फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, ठीक है, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई करी फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो आगे हमें समझ में क्या करना है, फर्स्ट रो की फर्स्ट में करनी है, फिर सेकंड में करनी है, फिर सेकंड रो की फर्स्ट में करनी है, थर्ड में करनी है। अगर और कॉलम होते तो सेम एज दैट करते, और रो होती तो सेम एज दैट करते, ठीक है, करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें आगे क्या देखना है, आगे देखना है कि थोड़ा सा और देखना है कि किन मैट्रिक्स की हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबकी मल्टीप्लाई हम आपस में नहीं कर सकते, किस किस की आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये कैसा है, 2 × 2 का है, और ये भी कैसा है, 2 × 2 का है, ठीक है। और ये जो हमारा फॉर्म होके आया वो भी कैसा है, 2 × 2 का है, ठीक है। अब ए एक मैट्रिक्स है। अब जर्नल फॉर्म में की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जर्नल फॉर्म में आ जाते हैं। जो बुक्स हमारी कह रही हैं कि एक मैट्रिक्स है AIJ, जिसकी जो कॉलम है वो क्या है, M × N है, ठीक है, M × N है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कब होगी, दूसरा जो कोई भी मैट्रिक्स होगा हमारा B, दूसरा जो कोई मैट्रिक्स होगा हमारा B, उसमें किससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी किससे मल्टीप्लाई होगी, तो किससे होगी, और B, A और B दोनों की मल्टीप्लाई होने के लिए क्या ज़रूरी है कि A में जितने भी कॉलम हैं B में उतनी रो होनी चाहिए, यानी कि इसमें जितने कॉलम हैं यदि उसमें इतनी रो अवेलेबल हैं तो मल्टीप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। यानी कि यदि A में 5 कॉलम हैं और B जो है उसमें 5 रो नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगी। यदि ऐसा है कि A में 5 कॉलम है और B में 5 रो हैं तो मल्टीप्लाई होगी। यानी कि जो A है उसमें कॉलमों की संख्या बराबर होनी चाहिए इसमें रो की संख्या के, ठीक है। इसमें जितनी पंक्तियां हैं और इसमें जितने कॉलम हैं वो क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। अब कॉलम क्या होते हैं, ये वाली संख्या कॉलम होती है और यहाँ पे ये वाली संख्या रो होती है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए।
और ये वाले के फॉर्म में हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होता है न्यू वाला, ठीक है। यानी कि आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ से लिया गया है। इसका क्या मतलब है कि आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ से कोई पॉइंट लिया गया है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा बी, वो कैसा होगा, जो कि जेवी पंक्ति यानी कि जो इसका कॉलम है वो इसकी रो होनी चाहिए, जो इसका कॉलम है वो इसकी रो होनी चाहिए, करेक्ट है। अब इसका कॉलम क्या है, जे, यानी कि आईवी पंक्ति और जेवा कॉलम। इसमें क्या होने चाहिए, जेवी पंक्ति और केवा कॉलम, जेवी पंक्ति और केवा कॉलम, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या होना चाहिए, m क्रॉस n मल्टीप्लिकेशन का है। अब ये क्या है, इसमें टोटल कॉलम कितने हैं, टोटल कॉलम जितने भी इसमें हैं उसमें इतनी कितनी होनी चाहिए, रो, यानी कि n क्रॉस p का मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो इन दोनों की मल्टीप्लाई से मैट्रिक्स आएगा ए बी, वो कैसा होगा, एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा सी, कैसा, आई और के, आई और के, आई और के कैसे होंगे, एम और पी कोटि के होंगे, कैसे होंगे, एम और पी ऑर्डर के होंगे। सेम जो है हमारे कॉलम 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 उन्हें हम छोड़ देंगे, आईवी पंक्ति और केवा स्तंभ से होगा वो जो न्यू होगा, और एम क्रॉस पी उसकी ऑर्डर होगी, ठीक है, करेक्ट है। हम आगे देखते हैं। एक चीज़ आपको देखनी होगी कि एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स कोई बी है। यदि इन दोनों से हम ए बी डिफाइन कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से बी ए बी डिफाइंड किया जा सके, बी ए बी डिफाइंड किया जा सके। अब वो कैसे, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है किस प्रकार का, इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स है कि इसका कोई एलिमेंट है, इसका कोई एलिमेंट ए मान लीजिए आप, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3x2 है। कहाँ जा रही है, चली जा, मैंने ली, प्यास लग रही बहुत तगड़ी। एक मैट्रिक्स है और इसका एक एलिमेंट ए, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसके लिए सीधा हम क्या ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है सिंपल। ये कैसा है, 3x2 का है, कैसा है, यानी कि 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम हैं। दूसरा, यदि हमें इसकी बी के साथ में मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करना होगा, इसकी जो कॉलम है उन्हें इसके रो के इक्वल करना होगा, बी एलिमेंट हो गया। अब इसमें 2 कॉलम है तो इसमें 2 रो होनी चाहिए, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, मान लीजिए कॉलम इसमें 4 हैं, ठीक है। ऐसा एक मैट्रिक्स है। यहाँ से आप ए बी डिफाइन कर सकते हैं, इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जो ए बी होगा वो कैसा होगा, उसका एक एलिमेंट सी होगा और वो कैसा होगा, 3x4 का होगा, 3x4 का हो गया। यहाँ से ए बी तो डिफाइंड हो गया, लेकिन क्या यहाँ से बी ए डिफाइंड होगा, तो बी ए डिफाइंड करने के लिए क्या होगा, इन्हें हमें उल्टा लिखना होगा। बी ए डिफाइंड करने के लिए क्या करना होगा, बी ए डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले बी लिखना पड़ेगा। बी कैसा है, 2x4 है, और जो ए है वो कैसा है, ए 3x2 का है। अब आप देखिए यहाँ पर कि जितने कॉलम इसमें हैं, क्या उतनी रो अवेलेबल हैं, इसमें नहीं है। इसमें 4 कॉलम हैं और इसमें 3 रो हैं। जब हम इनका इंटरचेंज करते हैं, बी ए करते हैं, तो इन्हें भी हमें आपस में चेंज करना होगा। फिर हम इन्हें ए बी की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बी ए की फॉर्म में लिखेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो जितने इसमें कॉलम हैं, क्या इतने इसमें रो अवेलेबल हैं, तो नहीं है। तो ये क्या होगा, यहाँ से बी ए डिफाइंड नहीं होगी। तो आपको एक चीज़ पता लगी कि जैसे कि रियल नंबर में होता है, रियल नंबर में क्या होता है कि ए और बी 2 कोई एलिमेंट्स हैं, और 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जब उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्रॉस ए इंटू बी बराबर आता है बी इंटू ए की, जो कि एडिशन पे ये प्रॉपर्टी होल्ड हुई थी। लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होती, क्रम विन्वयता का नियम होल्ड नहीं होता है, क्योंकि जो ए बी की मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स में वो बी ए की मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू
बी ए यहाँ पर होता है। ये हमने पहली प्रॉपर्टी इसकी चेक कर ली, ठीक है, बंद कर दिए। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन क्या कोई कंडीशन ऐसी भी होती है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो? यहाँ पे तो ए बी बी ए के डिफाइंड नहीं हुआ, लेकिन क्या कोई कंडीशन ऐसी भी होती है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो? तो आप उसको देखिए, एक एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, ठीक है। दूसरा हमें इसके लिए डिफाइन करने के लिए क्या होगा, ये सेम होने चाहिए। जो दूसरा होगा बी, ये है ए, जो दूसरा होगा बी, उसमें कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए रो की संख्या के, एन क्रॉस पी का। लेकिन जब हम बी और ए करेंगे तो ये क्या हो गया, एन क्रॉस पी, और ये क्या हो गया, एन क्रॉस एम, ठीक है। यहाँ पे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन दोनों को डिफाइन करना चाहेंगे, यहाँ पे तो ये दोनों डिफाइन ही नहीं हुई। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। यानी कि कब बोल सकते हैं, जब क्या हो, ये स्क्वायर मैट्रिसेस हों। यदि दोनों हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, वो भी सेम ऑर्डर के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो बी ए के, और ए बी और बी ए क्या होंगे, आपस में डिफाइन होंगे। दोनों चीज़ें क्या होंगी, डिफाइन होगी। ए बी भी डिफाइन होगा, बी ए भी डिफाइन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था ना, तो यहाँ पे ए बी तो डिफाइन था लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं था। और ये कम्यूटेटिविटी वाली बात है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। जो आपके ए बी की मल्टीप्लाई करके आएगा वो बी ए की मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, ठीक है। ये कम्यूटेटिविटी होगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जितने भी मैट्रिसेस हैं, ज़्यादातर जितने भी मैट्रिसेस हैं, सबके लिए ए बी और बी ए डिफाइन नहीं होता। किसके लिए डिफाइन होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर वालों के लिए ए बी और बी ए डिफाइंड होगा। लेकिन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मतलब कि वहाँ पे ये है कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए हो गया, बी ए होगा, यानी कि क्रम विनिमयता का नियम फॉलो नहीं होगा। जो ए बी की मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स मिलेगा और जो बी ए की मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स मिलेगा वो दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन क्या कोई कंडीशन ऐसी भी है जहाँ पर ए बी की मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगा वही बी ए की मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स मिलेगा? तो वो ऐसा जब हो सकता है, कब, जब हमारे पास क्या हो, विकर्ण आव्यूह हो। अब विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह ऐसा होता है कि विकर्ण के एलिमेंट्स तो होते हैं, जैसे कि 1 और 2 हो गए, लेकिन बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। और जैसे यहाँ पे 3 और 4 हो गए, बाकी एलिमेंट्स 0। तो जब दो विकर्ण आव्यूहों की मल्टीप्लाई करी जाती है, अब आपको ये चीज़ तो पता है कि जो विकर्ण आव्यूह वो स्क्वायर मैट्रिक्स से आए हुए हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे ए बी बी ए को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम दो विकर्ण आव्यूह की मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि जब दो विकर्ण आव्यूह की मल्टीप्लाई करी जाती है आपस में, तो क्या होता है, क्रम विनिमयता का नियम फॉलो होता है, वरना अदर किसी मैट्रिसेस में क्रम विनिमयता का नियम फॉलो नहीं होता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको पता है कि जो रियल नंबर्स होती हैं, जो रियल नंबर होती हैं, जब हम किसी रियल नंबर की 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। पिछली बार जब हमने एडिशन किया था तो ज़्यादातर चीज़ें रियल नंबर से कनेक्ट करके हम कर चुके थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, उल्टी हो रही हैं। जैसे कि ये वाली चीज़ होल्ड नहीं हुई, ये वाली चीज़ होल्ड नहीं हुई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स की 0 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम किसी मैट्रिक्स की 0 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या हमको 0 मैट्रिक्स मिलता है, चेक करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी, इसके एलिमेंट्स हैं, इसकी मल्टीप्लाई करी हमने 0 मैट्रिक्स में। 0 मैट्रिक्स सेम ऐसा होगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसमें करनी है और इसकी इसमें करनी है, तो 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0 एंड 0 + 0। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि यदि हम किसी मैट्रिक्स की 0 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक 0 मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन ये वाली चीज़ क्या हुई, यहाँ पर फॉलो हो गई, ठीक है, कि यदि हम किसी नंबर की 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है। सेम एज दैट यहीं पर है कि जब हम किसी मैट्रिक्स की 0 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि 0 मैट्रिक्स मिलता है। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो ए बी होता है,
यदि ए बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ए बी दो रियल नंबर हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, तो उसमें क्या ज़रूरी होता था, कि या तो ए 0 होगा, आइदर कंडीशन लग दी थी कि या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। लेकिन क्या ऐसा मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि कोई भी दो मैट्रिक्स हो हमारे पास और उनका प्रोडक्ट क्या है, 0 मैट्रिक्स? कोई भी दो मैट्रिक्स हो हमारे पास जो कि नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट आए वो क्या है, 0, ठीक है। 0 प्रोडक्ट आए तो क्या ज़रूरी है कि दो नॉन ज़ीरो की मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए? ये हम चेक करेंगे, ठीक है। यानी कि 0 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके तो देख लिया, लेकिन क्या दो नॉन ज़ीरो की मल्टीप्लाई करके भी 0 आता है? यदि ऐसा है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी चीज़ गलत हो जाएगी उसके हिसाब से, ठीक है। यानी कि ये चीज़ हमारी मैट्रिक्स पर होल्ड नहीं होगी। एग्जाम्पल लेते हैं एक, देखिए ए क्या है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है और बी भी क्या है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से ए और बी निकालते हैं। ए और बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, 0 की 3 में मल्टीप्लाई करी 0 प्लस -1 की 0 में मल्टीप्लाई करी 0। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, इस वाले में मल्टीप्लाई नहीं करनी, तो 0 की 5 में मल्टीप्लाई करी 0, -1 की इसमें मल्टीप्लाई करी तो 0। अब इसी प्रकार से सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है दोनों कॉलम में, पहले फर्स्ट में कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 की 0 में मल्टीप्लाई करी तो 0, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी सेकंड रो में सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 प्लस 0, तो यहाँ से क्या बना, ये एक 0 मैट्रिक्स बन गया। यानी कि जो हमारी रियल नंबर्स थी उनमें तो ज़रूरी था कि ए या बी में से कोई एक पॉइंट 0 होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स में क्या हुआ, दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके भी हमें एक 0 मैट्रिक्स मिल सकता है, और 0 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पे तो 0 मैट्रिक्स ही मिलता है, ये बात तो करेक्ट है। लेकिन दो नॉन ज़ीरो की मल्टीप्लाई करने पे भी 0 मैट्रिक्स हमें मिल सकता है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पर होगी। आगे देखते हैं, साहचर्यता का नियम, ये दोनों चीज़ें फॉलो करती हैं, यानी कि ब्रैकेट वाली जो चीज़ है, ब्रैकेट से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, साहचर्य का नियम क्या करती हैं, ये फॉलो करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन वही रहेगी यदि क्या है, ये दोनों डिफाइंड हैं। सबसे पहले तो हमें डिफाइंड ही देखना पड़ेगा मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के लिए सबसे बड़ी बात है हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें डिफाइंड हैं या नहीं है। डिफाइंड के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट में जितने भी कॉलम है सेकंड में उतनी क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। यदि ऐसा है तभी हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस पर लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ए बी प्लस सी, यानी कि पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई, सेम एज दैट कंडीशन कि क्या होना चाहिए, परिभाषित होने चाहिए दोनों पक्ष। परिभाषित होने के लिए वही कंडीशन है आपके पास में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप a प्लस बी कर लें और यहाँ पे c कर लें, तो पहले इसकी इसमें और फिर इसकी इसमें, यानी कि ए बी प्लस बी सी, ये क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आगे गुणन के तत्समक का अस्तित्व, गुणन के तत्समक का अस्तित्व, यानी कि ए में प्रत्येक वर्ग अवयव ए के लिए समान कोटि के एक अवयव आई का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि ए की जब आई में मल्टीप्लाई करते हैं, आई क्या होता है हमारा, स्केलर मैट्रिक्स। आई क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। जब हम किसी भी मैट्रिक्स की आई में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आई की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सेम वही मैट्रिक्स मिल जाता है। और जब सेम वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो जो ये वाला मैट्रिक्स होता है ये किसकी तरह वर्क करता है, एज एन आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है, जो कि मैंने आपको किस में बताया था, एडिशन वाली चीज़ में बताया था, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो
पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में जितनी भी थ्योरी थी हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे और उन्हें करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।